आज के इस वीडियो में हम नेहरू रिपोर्ट से स्टार्ट करेंगे और सुभाष बाबू के आज़ाद हिंद फौज पर समाप्त करेंगे इस वीडियो को। साइमन कमीशन के विरोध के कारण भारत के राज्य सचिव वर्केन हेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी, यदि सर्वसहमति से वह अपना कानून बना लेंगे तो मैं उसे ब्रिटेन में पारित करा दूंगा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सिपरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। इस रिपोर्ट में कुल 9 सदस्य थे, जिनका मुख्य उद्देश्य स्वायत्त राज्य अर्थात डोमिनियन स्टेट की स्थापना करना था, किंतु मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिस कारण नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो सका। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। नेहरू रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में जिन्ना ने 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला दिया। जिन्ना ने अपने इस 14 सूत्री की मांग को इंग्लैंड में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समक्ष पेश किया, जिनमें से अधिकांश मांगें 1932 में मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय में स्वीकार कर ली गई। जिनमें से अधिकांश मांगें 1932 में मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक निर्णय में स्वीकार कर ली गई थी। लाहौर अधिवेशन 1929, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसी कारण 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बावजूद इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इसी अधिवेशन में लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया और कहा कि मध्यरात्रि को जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख रहा है। गांधी जी की 11 सूत्री मांगे, बाबा का मांग है 11 को। गांधी जी ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले 2 मार्च 1930 को वायसराय इरविन को लिखे पत्र में 11 सूत्री मांगे पेश की थी। गांधी बाबा ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले 2 मार्च 1930 को वायसराय इरविन को लिखे गए पत्र में 11 सूत्री मांगे पेश की थी। इसका उल्लेख उन्होंने अपने समाचार पत्र इंडिया में प्रकाशित लेख के द्वारा किया। गांधी डांडी मार्च, देखो अब आया है डांडी मार्च। गांधी ने इरविन को अपनी 11 सूत्री मांगे सौंपी थी। कब सौंपी थी? 2 मार्च 1930 को, ठीक। किंतु इरविन ने उसे अस्वीकार कर दिया, जिस कारण महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, मतलब कि 10 दिन बाद 2 मार्च 1930 को पत्र में 11 सूत्री मांग सौंपा था और 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी की ओर चल दिए, जिसके साथ सरोजिनी नायडू भी थी। इस 78 सहयोगियों में से बिहार के गिरिवरधारी चौधरी थे। इस 78 सहयोगियों में से बिहार के गिरधारी चौधरी थे। इस यात्रा के दौरान 244 मील अर्थात 386.22 किलोमीटर की यात्रा को 24 दिन में पूरा किया। याद रखना, बिहार से डांडी मार्च में गिरधारी चौधरी गए थे। 6 अप्रैल 1930 को डांडी यात्रा पूरी हुई और गांधी जी ने डांडी में आसवन विधि द्वारा नमक बनाया। स्टार्ट कब हुआ था? 12 मार्च को स्टार्ट हुआ है और 6 अप्रैल 1930 अर्थात 24 दिन के बाद पूरी हुई
और गांधी जी ने दांडी में आसवन विधि द्वारा नमक बनाया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। इस यात्रा में गांधी जी के साथ वेब मिलर नामक अमेरिकी पत्रकार थे। नमक सत्याग्रह के दौरान सोलापुर में गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। मतलब इसी दौरान गांधी बाबा जो है सोलापुर में गिरफ्तार हो गए थे, तो आगे इसका नेतृत्व अब्बास तैयब जी करते हैं। और वेब मिलर नामक अमेरिकी पत्रकार था जो गांधी जी का साथ था इसमें दांडी मार्च में। देखो, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों के न्योचित उत्तर नहीं मिलने के कारण विवश होकर गांधी जी को 12 मार्च 1930 ईस्वी को सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा। उसी के साथ हुआ था, मतलब दांडी मार्च के साथ 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे लॉर्ड इरविन के सामने रखी थी। उनमें से एक नमक कर की समाप्ति थी, लेकिन इरविन ने इसकी अवहेलना कर दी। इसी कारण गांधी जी ने दांडी मार्च और सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का निश्चय किया। बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई। बिहार में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई, जिसकी रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद ने तैयार किया था। 6 अप्रैल 1930 को हुई, जिसकी रूपरेखा राजेंद्र बाबू ने तैयार की थी, राजेंद्र प्रसाद ने तैयार की थी बिहार में। मुंबई में इसी आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर धड़साना नामक स्थान पर पहुंची, किंतु इसकी सूचना पहले ही अंग्रेजों को लग गई और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया। अब देखो, इसी आंदोलन के दौरान लड़कों का बंदरी सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का गठन हुआ। किसके दौरान? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, 1930 के दौरान। विनोबा भावे की पहली बार गिरफ्तारी सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही हुई थी। विनोबा भावे की पहली बार गिरफ्तारी सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही हुई थी। इस आंदोलन के दौरान गढ़वा रेजिमेंट मतलब पेशावर के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इस रेजिमेंट का नेतृत्व वीरचंद्र सिंह गढ़वाली कर रहे थे। जो वीर होगा वही ना गोली चलाने से मना करेगा अपने भाइयों पे। इस रेजिमेंट का नेतृत्व वीरचंद्र सिंह गढ़वाली कर रहे थे, गढ़वा रेजिमेंट का। सवर्णीय अवज्ञा के समर्थन में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नाम से आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य लाल कुर्ती पहनते थे। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में इस आंदोलन के दौरान वहां की जनजातियों ने यदुनाग के नेतृत्व में जियातरंग आंदोलन चलाया। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में इस आंदोलन के दौरान वहां की जनजातियां यदुनाग के नेतृत्व में जियातरंग आंदोलन चलाया। मणिपुर के युवा नागा जनजाति के थे। महिला गेडलन्यू मतलब कि गाइडलन्यू को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी संघर्ष क्षमता के कारण रानी की उपाधि दी थी। मणिपुर के युवा महिला गेडलन्यू को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी संघर्ष क्षमता के कारण रानी की उपाधि प्रदान की थी। ये सब नागा जनजाति के थे। ठीक, इस आंदोलन के दौरान बिहार में कर नादायगी आंदोलन तथा चौकीदारी कर अदा नहीं करने से संबंधित आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन के दौरान बिहार में कर नादायगी आंदोलन तथा चौकीदारी कर अदा नहीं करने से संबंधित आंदोलन चलाया गया था। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही
अब आइए गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता इसी कहते हैं। ठीक, जब सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, क्योंकि भारत के इस आंदोलन के कारण कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि वहां भाग लेने नहीं गया, जिस कारण इंग्लैंड से इरविन पर दबाव आने लगा कि वे कांग्रेस को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजे। इसी दबाव में आकर इरविन ने समझौता करने का विचार किया। 5 मार्च 1931 डेट याद रखना, 5 मार्च 1931 को दिल्ली में तेज बहादुर सुप्रू और M.R. जयकर के प्रयत्नों से एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते को एलन कैंपबेल जॉनसन ने महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा। इस समझौते को एलन कैंपबेल जॉनसन ने महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा। इरविन ने महात्मा गांधी से यह आग्रह किया कि यदि वे सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे तो गांधी जी की कुछ बातों को मान लिया जाएगा, जिसमें सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी। इस समझौता के तहत भगत सिंह को रिहा नहीं किया गया, क्योंकि उन पर आपराधिक मुकदमा था। सरोजिनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा। अब ये गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932 तक चलता है। भारतीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखो, पहली बार डेट क्लियर करो। प्रथम 1930 में होता है, द्वितीय 1931 में, तृतीय 1932 में लगातार। ठीक, देखो 12, 7 और 17 तीन डेट है। 12, 7, 17। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। याद रखना, 12, 7, 17 ऊपर और नीचे नवंबर में है, बीच में सितंबर में है। देखो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चलता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 ईस्वी को चलता है। यह सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में लॉर्ड इरविन के प्रयासों से साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। मैकडोनाल्ड। इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया, क्योंकि महात्मा गांधी सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। इस सम्मेलन में जिन्ना, भीमराव अंबेडकर तथा के.टी. पॉल आदि ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में जिन्ना, भीमराव अंबेडकर तथा के.टी. पॉल आदि ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर 1931। इस सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड मादरचोद ने सांप्रदायिक पंचायत की बात कही, जिस कारण गांधी जी सम्मेलन छोड़कर वापस चले गए। इस सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और मीराबेन कर रही थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इस सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और मीराबेन कर रही थी। इस सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए एस राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड गए थे तथा 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को बेंस्टियाना नामक इटली के जहाज से भारत वापस आए थे। देखो, गए थे तो एस राजपूताना से,
लेकिन 1 दिसंबर 1931 को बेस्टियाना नामक इटली का जहाज से भारत वापस आए थे। गांधी जी वापस आने के बाद कहा कि मैं भारत खाली तो जरूर लौटा हूँ, पर मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा लगने नहीं दिया। भारत आने के बाद गांधी जी इरविन समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण पुनः गांधी जी ने 4 फरवरी 1932 को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 4 फरवरी 1932 को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जो 7 अप्रैल 1934 तक चला। 4 जनवरी 1932 से 7 अप्रैल 1934 तक चला। ठीक, देखो 4 जनवरी 1932 से 7 अप्रैल 1934 तक चला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय महात्मा गांधी का सचिव महादेव देसाई थे। देखो, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चलता है। इस सम्मेलन में कांग्रेस, इंग्लैंड की लेबर पार्टी तथा जिन्ना ने भाग नहीं लिया था। ठीक, कौन कौन भाग नहीं लेता है? इस कांग्रेस, ब्रिटेन का लेबर पार्टी तथा जिन्ना ने भाग नहीं लिया था। इसी सम्मेलन में मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए पृथक क्षेत्र अर्थात सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए पृथक क्षेत्र अर्थात सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। इस सम्मेलन के बाद ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसे भारतीय शासन अधिनियम 1935 ईस्वी कहते हैं। तेज बहादुर सिपड़ू तथा भीमराव अम्बेडकर इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तेज बहादुर सिपड़ू, भीमराव अम्बेडकर इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पूना समझौता और सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के पूना समझौता और सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा की कि जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं। जैसे ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई और दलितों को आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र दिया, महात्मा गांधी ने पूना की यरवदा जेल में अनशन कर दिया। तेज बहादुर सिपड़ू, राजेंद्र प्रसाद तथा मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ। देखो, पूना सांप्रदायिक पंचायत स्टार्ट कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड घोषणा पत्र जारी करता है 16 अगस्त 1932 को, और समझौता होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को। कौन कौन करवाते हैं? तेज बहादुर सिपड़ू, राजेंद्र प्रसाद तथा मदन मोहन मालवीय के सहयोग से, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसके तहत दलितों के आरक्षित सीट को 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया। 71 से बढ़ाकर 147 अर्थात 147 कर दी गई। इसके तहत बौद्धों के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं थी। इनमें केवल मुसलमान, सिख, अनुसूचित जाति तथा ईसाइयों के लिए सीट आरक्षित थी। इस समझौते पर अंबेडकर के साथ महात्मा गांधी और उसके समर्थक हस्ताक्षर किए थे, न कि गांधी जी, क्योंकि वो जेल में थे, इसलिए महात्मा गांधी साइन नहीं किए थे। अंबेडकर के साथ महात्मा गांधी के समर्थक साइन किए थे, मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों ने। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी ने दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें हरिजन नाम दिया। 1932 में पुनः पैक्ट के बाद गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ, ऑल इंडियन अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना किया, जो आगे चलकर हरिजन सेवक संघ कहलाया। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। घनश्याम दास बिड़ला थे। देखो, इसका नाम ऐसे याद रख सकते हो कि पहले जो था ना, मतलब दलित, उनकी स्थिति थी कि धूप में काम करने से काले होते थे, अर्थात श्याम। तो इसीलिए हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। ठीक,
1933 में महात्मा गांधी ने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रकाशन किया। कब क्या था? 1933 में महात्मा गांधी ने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रकाशन किया था। देखो, दलित वर्गों का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। दलित वर्गों का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम के द्वारा किया गया था, जबकि अध्यक्षता दलित हरिजन सेवक संघ की अध्यक्षता घनश्याम दास बिरला थे। दलित वर्गों का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। अब मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना ढाका में 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह ने किया। इस समय वायसराय मिंटो द्वितीय था। मौसे मुस्लिम लीग मौसे मिंटो द्वितीय था। इसकी स्थापना ढाका में 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीमुल्लाह ने किया। इस समय वायसराय मिंटो द्वितीय थे। 1909 में मुस्लिम लीग की मांग पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया, जिस कारण कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में विवाद होने लगा। एनी बेसेंट तथा तिलक जी के सहयोग से 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल, गरम दल तथा मुस्लिम लीग एक हो गए तथा कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र का विचार सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में किया। देखो, ई से इलाहाबाद, ई से इकबाल, याद रखना। 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन होता है। इसका अध्यक्षता करता है मोहम्मद इकबाल। मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र का विचार सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में किया। बहुत चौथ था इस साल। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र लौरू चौधरी रहमत अली ने किया। 1933 में किया। कैम्ब्रिज में पढ़ा लेकिन ऐसा चीज़ कर दिया। चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में किया। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र लौरू चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में किया। नाम इसका चौधरी रहमत अली था, लौरू नहीं था। हम इसको उपाधि दिए हैं। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में किया था। 1937 ईस्वी के चुनाव के फलस्वरूप कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी और वायसराय के परिषद में कांग्रेस का दबदबा बन गया और मुस्लिम लीग की शक्तियाँ कमजोर होती चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बिना भारतीय कांग्रेस की अनुमति से ही घोषणा कर दी कि 3 लाख भारतीय सैनिक इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे, जिस कारण कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 को वायसराय के परिषद से त्यागपत्र दे दिया। कब दिया था? 22 दिसंबर 1939 को वायसराय के परिषद से त्यागपत्र दे दिया। 22 दिसंबर 1939 को। इससे खुश होकर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। बाहर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में बनाया। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिन्ना ने किया। इन्होंने इस अधिवेशन में स्पष्ट रूप से पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी। इस अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव फजलुल हक ने प्रस्तुत किया तथा खाजी कुजम्मा ने इसका अनुमोदन किया। इस अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव फजलुल हक, लुल था मादा चूसी नाम था, फजलुल हक प्रस्तुत किया तथा खजी कुजमा ने इसका अनुमोदन किया। देखो, इस दोनों को एक उपाधि देते हैं लौरा का। जैसे फजलुल हक, लुल्ली में खुजली हो गया तो फजलुल हक प्रस्तुत करता है, खुजली हो गया तो खली कुजम्मा ने इसका अनुमोदन किया। किसका? पाकिस्तान के सृजन का। 1945 ईस्वी में लॉर्ड वेवल ने भारत की विभिन्न पार्टियों की आपसी समन्वय तथा सहयोग बनाए रखने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया, किंतु इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग पूरी तरह पृथक पाकिस्तान की मांग पर तुला हुआ तथा तमाच उड़ा रहा था।
इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी गई और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के मांग के कारण ही यह सम्मेलन विफल हो गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। शिमला सम्मेलन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान 16 अगस्त 1946 ईस्वी को घोषित किया, जिसके तहत पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैल गए। सबसे बड़ा दंगा बंगाल के नोआखली में हुआ। मुस्लिम लीग का नारा था बांटो और आज़ाद करो। इस दंगे से तंग आकर कांग्रेस ने CR फॉर्मूला के आधार पर विभाजन का समर्थन किया। माउंटबेटन ने यह विशेष सलाह पर भारत भेजा गया कि यथासंभव वे भारत को संयुक्त रखे, किंतु सांप्रदायिक दंगे से तंग आकर माउंटबेटन ने भी CR फॉर्मूला का ही समर्थन किया और बालकल योजना के तहत 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का विभाजन कर दिया। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को बालकन योजना के तहत विभाजन कर दिया। ठीक, सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ नामक विभाजन रेखा खींच देगी। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है। लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने जो संयुक्त भारत के वित्त मंत्री थे। देखो, मोहम्मद अली जिन्ना को तो कहा जाता है पाकिस्तान का निर्माता, लेकिन इसका बीज कौन बोता है? पहली बात तो मिंटो दुटिया बो देता है। इसमें दो और कौन था? ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था 1906 में। सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को नेताजी का बर्थडे है। ओहो हाँ, 23 जनवरी को नेताजी का बर्थडे है। ठीक, 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इसके गुरु चित्तरंजन दास थे। इन्होंने 1920 में इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा पास की, किंतु 1921 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और राजनीति में प्रवेश कर गए। 1938 में गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष तथा 1939 के त्रिपुरी अध्यक्ष बने। त्रिपुरी में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में महात्मा गांधी की तरफ से पट्टाभी सीतारामैया प्रत्याशी थे, जिनकी हार हो गए। सुभाष चंद्र बोस को मतभेद होने के कारण कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में ही कर दी। 1940 में भड़काऊ भाषण के आरोप में बोस को जेल हो गया और 1941 में जेल से रिहा भी हो गए। ये जर्मनी में हिटलर से मिले। हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दिया तथा हिटलर जिन भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। इन सैनिकों को हथियार और प्रशिक्षण जापान के द्वारा दिया जा रहा था। साथ ही जापान ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप उपहार में दिया था। सिंगापुर ने इन सैनिकों को आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया। सिंगापुर में इन सैनिकों को आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। अपने सैनिक में जोश भरते हुए जुबली हॉल में उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का नाम शहीद एवं स्वराज नाम दिया। आज़ाद हिंद फौज, इसके गठन का सर्वप्रथम विचार इंडियन कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था, अर्थात यह कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस थे, तो बिहारी हर जगह, मतलब रास बिहारी बोस थे, इतना याद रखो। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के कप्तान बनाई गई। 4 जुलाई 1943 को
सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज के कप्तान बनाए गए। इन्हें इस फौज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। संस्थापक तो रास बिहारी बोस थे, लेकिन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की कप्तान बनाई गई। इन्हें इस फौज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर मणिपुर पर आक्रमण किया और उसको अपने नियंत्रण में कर लिया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा मणिपुर के इम्फाल से दिया था। 6 अगस्त तथा 9 अगस्त 1945 को अमेरिका भौसर चोद ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने जापान छोड़ दिया। किंतु 18 अगस्त 1945 को ताइवान के फॉर्मोसा के समीप विमान दुर्घटना में नेताजी शहीद हो गए। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताइवान फॉर्मोसा के समीप विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। जापान सरकार ने इनकी मृत्यु की घोषणा 22 अगस्त 1945 को किया, मतलब 5 दिन बाद घोषणा किया था। इतना खौफ। 18 अगस्त 1945 को ताइवान फॉर्मोसा के समय विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। जापान सरकार ने इनकी मृत्यु की घोषणा 22 अगस्त 1945 ईस्वी को किया। इनकी मृत्यु के बाद आज़ाद हिंद फौज की सैनिकों पर लाल किला में मुकदमा चलाया गया। इन सैनिकों की वकालत जवाहरलाल नेहरू, तेग बहादुर तथा के.एन. कुंजरू जैसे वकीलों ने किया था। इन सैनिकों की वकालत जवाहरलाल नेहरू, तेग बहादुर तथा के.एन. कुंजरू जैसे वकीलों ने किया था। चलिए, जैसा कि हम शुरू में ही बोले थे कि नेताजी पे आके इस वीडियो को विराम देंगे, अब चलने का टाइम हो गया है।